हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, कल हमने ये चैप्टर पढ़ाया था सेकंड वाला, हिमालय की बेटियां, हिंदी क्लास 7th NCERT वसंत का चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां। और इसके आज शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ देखिए। सबसे फर्स्ट में है दुबली। दुबली मीन्स होता है कमज़ोर। दुबली मीन्स क्या होता है? कमज़ोर। सेकंड है विशाल। विशाल मीन्स होता है बड़ा। विशाल मीन्स बड़ा। नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास मीन्स होता है हौसला। ठीक है। और नेक्स्ट है अतृप्त। अतृप्त होता है प्यासा, जिसकी मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं होना, प्यासा। नटखट। नटखट होता है शरारती बच्चा। सॉरी, मैंने बच्चा बोला, लेकिन इसमें वैसे नदियों के लिए नटखट शब्द का यूज हुआ है। और वो हिमालय की बेटियां हैं, बच्चे के तरह ही उसको यूज किया गया है। तो नटखट मीन्स शरारती। मौन मीन्स चुपचाप। मौन मीन्स क्या होता है? चुपचाप। नेक्स्ट है नतीजा। नतीजा मीन्स होता है परिणाम। सरसब्ज मतलब हरी भरी। हरी भरी उसमें था ना सरसब्ज। हरी भरी घाटियों से, पहाड़ियों से निकलती है वो नदियाँ, ऐसे दिखाया था उसमें। नेक्स्ट है तबीयत। तबीयत मीन्स होता है स्वस्थ। और अनुपम होता है जिसकी उपमा न हो सके। अनुपम मीन्स जिसकी उपमा न हो सके। वटी होता है नृत्य करने वाले। जैसे नट और नटी खेल दिखाते हैं ना, जैसे नटी होता है नृत्य करने वाली। अचरज होता है आश्चर्य, हैरानी। अचरज होना, हैरानी होना, आश्चर्य होना। ठीक है। तो इसके बाद आगे है हमारे पास कठिन शब्द में, जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं ना, जो जिन बच्चों को लिखना मात्राओं का कम ज्ञान है, वो एक बार ज़रूर लिखें इनको। गंभीर, प्रतीत, विशाल, विस्मय, प्रवाहित। इसमें एक डंडा हो रहेगा है के पास। समुद्र, हिमालय, कूदना। और जो भी आपको इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उनको एक बार ज़रूर लिखना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। नागार्जुन ने इसमें देखो, माँ मानना, बहन मानना, इसमें आया था ना लास्ट में कि हम किन किन रूपों में नदियों को क्या क्या मान सकते हैं। तो ये पूछा है कि माँ तो मानना, नदियों को माँ तो माना ही जाता है, लेकिन हम और इनको क्या क्या मान सकते हैं, ये बताना है। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। इसमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से है, ये लाइन यहाँ से ही बन जाएगी। ठीक है। लेकिन नागार्जुन उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं आपको, बेटियाँ, प्रेयसी और बहन, माँ। ये 4 रूपों में उनका वर्णन किया है इस चैप्टर में। तो क्या बोलेंगे आप? नागार्जुन उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां हैं। देखो, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, ये 2 बड़ी नदियां हैं, बाकी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। ठीक है। तो क्या बताओगे? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 बड़ी नदियां हैं। इन नदियों के बीच में अन्य छोटी छोटी नदियां भी बहती है। इन नदियों के बीच में 2 और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बहती हैं। ये नदियां हिमालय से पिघले हुई है। जो दो बड़ी नदियां हैं ना, ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ये नदियां हिमालय के पिघले बर्फ़ की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर बनती है। ठीक है। जो ये 2 नदियां हैं बड़ी वाली, ये लाइन आपको याद करनी है। ये जो 2 नदियां हैं, ये हिमालय के पिघले बर्फ़ की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर बनती हैं। ये नदियां सुंदर और लुभावनी हैं, और इनको देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये नदियाँ, जब आप ऐसे और बड़ा करना चाहो इस क्वेश्चन को, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये नदियाँ जब पहाड़ों से गिरती है तो एक चंचल बच्चे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे अटखेलियाँ हंसती हुई ऐसे ऊपर से गिरती है तो आवाज़ें करती हुई आती है, और नीचे समतल मैदान में जाके शांत हो जाती हैं, है ना। ये इस चैप्टर में आया था। तो आप इसको और बड़ा जैसे
5 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें 2-3 लाइनें आप और ऐड करना, ठीक है। और 2-3 नंबर के में इतना ही बहुत है, ठीक है। और जैसे हिमालय की बेटियां हैं, आपको कुछ भी ध्यान आता है उसके बारे में तो 2-3 बातें उसमें लिख सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स आ रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आगे है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ देश विदेश में रहने वाले सभी प्राणियों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है, ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ देश विदेश में रहने वाले, देश में हो चाहे, ऐसे याद करने के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे याद किया करो कि जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो किसी भी देश में और देश विदेश में सभी प्राणियों और जीव जंतुओं को जीवन देती है। नदियाँ क्या देती है? जीवन देती है। देखो कहीं पर भी जा रही है, बह रही है, तो पानी जो यूज करें उनको जल ही जीवन है ना, तो वो क्या करती हैं, सभी प्राणियों और जीव जंतुओं को जीवन देती है और समस्त प्रदूषण को समाप्त करती हैं, ठीक है। साथ ही वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। इन्हीं गुणों के कारण काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो एक तो देश विदेश में रहने वाले सभी प्राणियों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है और प्रदूषण को समाप्त करती है, जीवन प्रदान करती है। नंबर 2 प्रदूषण को समाप्त करती है और नंबर 3 वातावरण को साफ रखती है, स्वच्छ रखती है। और इसीलिए काका कालेकर ने उसको लोकमाता कहा है, क्योंकि माता ही तो सारी देखभाल करती है, तो नदियों को भी उसने लोकमाता कहा है। नेक्स्ट है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में किस किस की प्रशंसा की है? देखो, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की, पर्वतों की, घाटियों की और महासागरों की प्रशंसा की है। तो आपको याद करना कैसे है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की, पर्वतों की, महासागरों की और घाटियों की प्रशंसा की है। छोटा सा यही तो बिल्कुल। नेक्स्ट है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत पर देवात्मा, देवों की आत्मा, हिमालय पर्वत को देवताओं की आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय पर्वत पर, कैसे याद करेंगे, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। हिमालय पर पर्वत करते हैं ना, सब हिमालय पर्वत पर तपस्या करते हैं सभी ऋषि मुनि बहुत सारे, तो उसमें उसे देवात्मा कहा है, देवताओं की आत्मा। तो हिमालय पर्वत को देवताओं का वास माना जाता है क्योंकि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। बड़े ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद करने में टाइम लगेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे शॉर्ट क्वेश्चनों में छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं चैप्टर में, वो देखिए। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो राइटर कौन है इसका? ये सबसे पहले हम सबसे पहले यही करते हैं कि इसका राइटर कौन होता है, नागार्जुन। तो हिमालय की बेटियों के राइटर कौन है? नागार्जुन। और नदियों का पिता किसे माना गया है? नदियों का पिता कौन है? सभी नदियों का पिता जो वहाँ से हिमालय से निकलती है, हिमालय उसका पिता है। विराट रूप ये आया था ना, उत्तर में विराट रूप है, हिमालय है। काका कालेकर ने नदियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ये भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक तो पिता कौन है और एक ये काका कालेकर ने क्या कहा ये। और नेक्स्ट है, लेखक ने हिमालय और समंदर को किसकी संज्ञा दी है? तो आप क्या बताएंगे? लेखक ने हिमालय और समुद्र किसकी संज्ञा दी है? हिमालय को पिता की और समुद्र को दामाद की। हिमालय तो नदियों के पिता है और समुद्र क्या है? नदियों का दामाद है। आगे है, हिमालय की बेटियां पाठ की विधा क्या है? ये विधा निबंध है ये, ठीक है। क्या है ये? निबंध है, मतलब जीवनी है, निबंध है, कविता है, ये बताने होते हैं ना, तो इसको निबंध बोलेंगे हम इसको। हिमालय की 2 बड़ी बेटियां नदियों के नाम बताओ। कौन कौन सी 2 हैं बड़ी बेटियां? बड़ी बेटियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की 2 बेटियां बड़ी है, कौन कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको ये चैप्टर है ना,
मैंने अच्छे से रीड करवा दिया है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोशिश कीजिए बेटा सभी अपने आप क्वेश्चनों के आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको कुछ समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको आगे आगे धीरे धीरे याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी कुछ आंसर आप स्वयं देने लग जाएंगे। इसी तरह पहले हिंदी से स्टार्ट कीजिए, फिर इंग्लिश से, फिर एसएस से, सभी सब्जेक्टों में आप खुद से आपको खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सभी कुछ आ जाएगा और सभी बच्चे आराम से अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए सभी सब्जेक्टों में, ठीक है। और जब चैप्टर पढ़ाया जाता है उस समय बिल्कुल बारीकी से सुनिए। तो कोई भी चैप्टर टफ़ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का टफ़ नहीं होता, बस कोशिश करें आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा आपको, ठीक है। सभी इस क्वेश्चनों को अभी लर्न कर लेंगे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी बेटा, जो भी बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं या चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो जिस समय आपने पढ़ा स्कूल में भी जो टीचर ने काम करवाया उसको एक बार ज़रूर उसी समय रीडिंग कर लें हल्का सा, तो वो भूलते नहीं हैं। अगर मैंने अभी पढ़ा दिया और आप उसको नहीं सुने देखेंगे थोड़ा सा भी, तो फिर वो ध्यान नहीं रहता, ठीक है। उसी समय काम करना, एक बार रीडिंग मारना ज़रूरी है, तो एक बार उसी समय एक बार ज़रूर याद करें, उसको देख लें। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चैप्टर 3 करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।